तो कैसे हो दोस्तों? आप लोग हेडिंग देखिए लिए होंगे कि क्या हेडिंग है, जिसे दिया गया है भाषा। तो आज हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर भाषा, और साकार करते हैं अपने सपने को, क्लासेस टू कंपटीशन। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे भाषा, ये भाषा से आप लोग क्या समझते हैं? ये भाषा क्या होता है? जैसे कि नीचे दिया गया है, भाषा भाषा अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने का माध्यम है। ये भाषा से ही आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे अनेकों प्रकार की भाषाएं होती है। हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी इत्यादि अनेकों प्रकार की भाषाएं हैं। अब इसको लिखकर और बोलकर हम जैसे अपने बातों को कहीं और प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि हमें समझने में और हमारे अगले पर्सन को समझने में आसानी महसूस होता हो, जिसको हम बोलकर समझा सकें, लिखकर समझा सकें। जैसे कि हम अभी आप लोगों को बोलकर समझा रहे हैं, उसके बाद लिखकर समझाएंगे। अपने विचारों से, अपने भावों से आपको, हमें किसी टॉपिक जैसे भाषा समझाने के तरीका को ही तो भाषा कहते हैं। अब इसके प्रकार से, भाषा के प्रकार, तो भाषा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित। तो पहला मौखिक जो अभी हम आप लोगों को समझा रहे हैं, ये मौखिक है। और लिखित जब हम आप लोगों को लिखकर समझाएंगे तो लिखित होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ मौखिक भाषा का परिभाषा दिया हुआ है। जब हम अपने भावों तथा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे फिल्में, गाने, अभी चल रही क्लास, पाठशाला। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर या पढ़कर विचारों को प्रकट किया जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। जैसे कि हम आप लोग अभी PDF से पढ़कर आप लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो लिखित भाषा के रूप में आएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, सांकेतिक भाषा। कभी कभी हम संकेत के माध्यम से भी अपने भावों को प्रकट करते हैं। जैसे मुंह पर अंगुली रखने का अर्थ चुप रहना होता है। चौराहे पर ट्रैफिक हवलदार द्वारा दिए गए संकेत, इस प्रकार की भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। परंतु संकेतों द्वारा हर भाव या विचार को प्रकट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस प्रकार की भाषा को महत्व नहीं दिया जाता है। अर्थात आप समझते ही होंगे, जैसे आप जा रहे हैं, ट्रेन क्रॉसिंग है, बस क्रॉसिंग है, कहीं भी है तो लिखा रहता है ना कि स्पीड, गाड़ी का स्पीड इतना से इतना होना चाहिए, रेड लाइट, ब्लू लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, बहुत प्रकार के लाइट होते हैं। अब हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। अब हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास हम पढ़ेंगे। क्या है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास? तो आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है। संस्कृत के दो रूप थे, एक साधारण बोलचाल की भाषा थी जिसे लौकिक संस्कृत कहते थे, इसकी भाषा साफ सुथरी तथा
संस्कृत नहीं थी, दूसरी भाषा थी वैदिक संस्कृत, जो साहित्य की भाषा थी। आगे चलकर धीरे धीरे जन भाषा लैंगिक भाषा ने साहित्य का रूप ले लिया तथा वैदिक भाषा संस्कृत लुप्त हो गया। देखो बाबू, रियलिटी यही है कि सारे भाषाओं की जननी संस्कृत है, इसी से सभी भाषाएं निकले। जैसे हिंदी का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है। अब आप बोलोगे कि सर अंग्रेजी, तो आप जब पढ़ोगे ना उसे विस्तृत तो आपको पता चले। फिर अभी तो हम लोग हिंदी का एक भाषा पढ़ रहे हैं, भाषा मतलब भाषा से हम क्या समझते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे उसी विषय पे। भाषा के इस बदलते हुए रूप को पाली कहा गया। इसी प्रकार भाषा परिवर्तित होकर प्राकृतिक हो गया। भाषा के इस निरंतर बदलाव के कारण ही प्राकृतिक भाषा के बाद अपभ्रंश साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। लगभग 13वीं शताब्दी में एक साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा का जन्म हुआ। देखो बाबू, बहुत इम्पोर्टेंट है जी। ये समझो कि तुम सब NCERT तो पढ़ते ही होंगे, आप सब NCERT तो पढ़ते ही होंगे, तो आप लोगों का नोट्स भी तैयार, क्लास का क्लास, एग्जाम का एग्जाम, और यहाँ से आप लोग जो नोट्स बनाएंगे ना, यहाँ जो पढ़ेंगे ना, तो समझिए कि आपको कंपटीशन तक आपको साथ में लेते जाएगा। अगर कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है हिंदी का, तो आप लोगों से मिस ना होगा, क्योंकि उसे आप लोग डिटेल में यहाँ पढ़ ले रहे हैं NCERT से, नोट्स से, और समझा हम दे ही रहे हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट है उसे हम बता ही दे रहे हैं कि बाबू इम्पोर्टेंट है। इसीलिए तो इस चैनल का नाम रखा हुआ है क्लासेस टू कंपटीशन, जो रोशन एजुकेशन सेंटर के नाम से चलता है यूट्यूब पे। ठीक, अब चलते हैं बोली। बोली क्या होता है? जब कोई भाषा किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। हाँ, बोली विकसित होकर आगे चलकर साहित्य की भाषा बन जाती है। आप लोगों को शुरुआत में ही समझाए हैं कि जैसे भोजपुरी बोलते हैं, मगही, मगधी, तेलुगु, कन्नड़, नेपाली, जितनी भी भाषाएं हम बोलते हैं आम भाषा, जिससे कि लोगों को समझाने में सुविधा हो, उनको समझने में और आपको समझाने में, वही तो बोली है। भाषा एक विशेष प्रकार का लैंग्वेज होता है, और बोली होता है उसे समझाने का विभिन्न लैंग्वेज, विभिन्न भाषाएं। अब भाषा और बोली में अंतर, तो सामान्यतः भाषा और बोली में कुछ विशेष अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसे लगते हैं। बोली एक क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है। जैसे हिंदी हमारे देश की भाषा है और अवधी एक क्षेत्र की भाषा है, इसीलिए यह बोली है। आप समझ रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। खैर हमारे देश का तो कोई अभी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अब भाषा और बोली हम लोग समझ लिए, पढ़ लिए, उसमें अंतर भी समझ लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं लिपि। लिपि क्या होता है? लिपि मतलब ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। लिपि का अर्थ होता है किसी भी भाषा को लिखने की प्रणाली या लिखावट। हिंदी एक भाषा है तथा देवनागरी उसकी भाषा है। बहुत इम्पोर्टेंट है देवनागरी, पूछ लेता है एग्जाम में कि हिंदी एक भाषा है तथा देवनागरी उसकी भाषा है। अब आगे चलते हैं साहित्य। किसी भी भाषा के लिखित रूप को साहित्य कहते हैं, जैसे कविता, कहानी, नाटक आदि। किसी भी भाषा से कुछ विशेष ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने या अपनी आगे की पीढ़ियों के लिए ज्ञान संबंधी बातों को संभाल कर रखने के लिए साहित्य की आवश्यकता पड़ती है। समझ रहे हैं ना कि किसी भी भाषा को लिखित रूप से साहित्य कहते हैं,
जैसे कोई कविता हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, जो आने वाले फ्यूचर में अभी आप पढ़ रहे हैं, कल आपके जो भी होंगे वो पढ़ेंगे। उसे साहित्य बोलते हैं, उसे साहित्य कहते हैं। अब साहित्य की विद्या, अपनी बात को कहने या प्रस्तुत करने का हर किसी का अपना एक अलग ढंग होता है। पहली बात तो प्रस्तुत करने की इसी ढंग को साहित्य की विद्या अथवा शैली कहते हैं। ये विद्याएं दो प्रकार की होती हैं, समझ रहे हैं ना। साहित्य की विद्या जैसे मेरे द्वारा आप लोगों को समझाना और बताना एक तरह की विद्या है, वैसे ही साहित्य की विद्या है। अब ये दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है पद, दूसरा होता है गद्य। पद मतलब क्या? पदांश। गद्य मतलब क्या? गद्यांश। पद मतलब कविता कहाँ, और गद्यांश मतलब कहानी। पद का अर्थ कविता से है। नीचे आपके पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पे से कुछ काव्य पंक्ति दी गई है। तो यहाँ पद का मतलब आपको बताया गया है। तो पद का मतलब वही ना, कविता, रचना, निबंध, ये सब पद में आता है। जैसे यहाँ दिया गया है एक चैप्टर का एक पद खंड दिया हुआ है। जैसे गुल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, गुल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहनते हुए कुल आकाश तारो जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जरा। यहाँ कवि ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिस ढंग का प्रयोग किया है उसे हम पद शैली कहते हैं। इसी प्रकार कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, तुलसीदास के दोहे, सोरठे, चौपाइयाँ, छंद आदि सभी पद शैली के उदाहरण हैं। इसमें लय व गोयता होती है। अब आते हैं हम गद्य खंड में। गद्य खंड में क्या है? ऊपर लिखे गए पंक्तियों को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चांद का आकार गोल है लेकिन थोड़ा सा तिरछा है, आप तारों से जड़े हुए आकाश को पहने हुए प्रतीत हो रहे हैं। अपने मनोभावों को कहने के इस ढंग को गद्य शैली कहा जाता है। इसी प्रकार कहानियाँ, लेख, उपन्यास, पत्र, जीवनी, संस्मरण तथा रेखाचित्र गद्य शैली के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं हम लोग व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? बहुत छात्र, लगभग सभी छात्रों को पता होगा कि व्याकरण क्या होता है। आम भाषा में लिखने, बोलने, समझने, समझाने को व्याकरण कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा ना, सबका बीच व्याकरण है। मैंने जितना अभी आप लोगों को समझाया और पढ़ाया उसको एकत्रित करके ही व्याकरण को परिभाषित किया जा सकता है, और वही व्याकरण है। चलते हैं डिफिनेशन। प्रत्येक भाषा को बोलने तथा लिखने का अपना एक नियम होता है। किसी भी भाषा को व्याकरण के द्वारा शुद्ध रूप में बोला और लिखा जा सकता है। व्याकरण से हमें यह ज्ञात होता है कि कौन से शब्द को कहाँ और क्यों रखना चाहिए। किसी भी वाक्य की रचना के लिए कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया का होना आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल में मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं क्या है? यहाँ कर्ता है। पुस्तक क्या है? कर्म है। पढ़ता हूँ मतलब क्रिया। मैं स्नान करता हूँ, मैं मतलब कर्ता, स्नान मतलब कर्म, करता हूँ यानी क्रिया। वैसे ही आगे हम चलते हैं। जैसे यहाँ मैं करता है तो पुस्तक कर्म है तथा पढ़ता हूँ क्रिया है। कुछ ऐसे ही वाक्य भी होते हैं जहाँ कर्म का लोप हो जाता है। जैसे मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं रहूँगा, मैं नहाऊँगा। समझ रहे हैं? चलिए हम आगे चलते हैं। यदि हम भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम शुद्ध रूप में भाषा को बोल या लिख नहीं पाएंगे। जैसे यह मेरा बहन है, ये मेरा बहन है। भाषा को नहीं समझेंगे, व्याकरण नहीं समझेंगे तो हम शुद्ध कैसे बोल पाएंगे? हम कैसे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे।
मेरा भाई हो को बोलेंगे मेरा बहन है। तो फिर मेरा भाई और मेरा बहन में अंतर नहीं क्या रहा? मेरी बहन है। समझ रहे हैं? इसका शुद्ध रूप है, यह शुद्ध रूप क्या होगा? यह मेरी बहन है। अब व्याकरण के 3 मुख्य भाग होते हैं। व्याकरण के 3 मुख्य भाग होते हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि व्याकरण किसे कहते हैं और इसके कितने भाग होते हैं, वर्णन करें। आप लोगों से सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, बोर्ड में, क्लासेज में। और यही चीज़ कंपटीशन में कैसे पूछा जाएगा, कैसे रिप्रेजेंट होगा कि इनमें से व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन में रहेगा 4, 5, 6, 8, 3। तो जितने होते हैं, जैसे 3 होते हैं तो आप 3 पे टिक करोगे। आप पूछ देगा कि कौन कौन, तो वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब चलते हैं, वर्ण विचार क्या होता है, शब्द विचार क्या होता है, वाक्य विचार क्या होता है। अब इसे समझते हैं, आगे की क्लास में इसे समझते हैं कि वर्ण विचार क्या होता है, शब्द विचार क्या होता है और वाक्य विचार क्या होता है। वर्ण, शब्द, वाक्य। अब वर्ण विचार और शब्द विचार और वाक्य विचार को समझने से पहले हम लोग को समझना चाहिए कि वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है। तो चलिए हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि वर्ण, जैसे आप लोग अ, आ, ई बड़ी ई, ए ओ, अंग, अ पढ़े होंगे, इसे वर्ण बोलते हैं। और वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया जाता है और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाया जाता है। जैसे क जोड़ अ, कबूतर, ये क्या हो गया? शब्द हो गया। अ आ ई क ग घ अंग, जितने भी हैं सब वर्ण में आएंगे और इन्हीं से मिलाकर शब्द बनाया जाता है और अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य। जैसे पढ़ना, पढ़ना, ये वर्ण है, पढ़ना, लेकिन इनको एकत्रित कर कर जब संधि करेंगे तो ये हो जाएगा पढ़ना। तो पढ़ना को हम शब्द कहेंगे। और मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं समझाना जानता हूँ, मैं समझना जानता हूँ, ये क्या हो गया? वाक्य हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। तो इसी बातों के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।